हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कैसे होती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले 1860 में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की गई थी, ठीक है। उसके बाद कई बार कोशिश की गई, फिर स्वतंत्रता के बाद भी कोशिश हुई। तो सबसे पहले कोशिश किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने की कोशिश करी। यह राष्ट्रीय आय इन्होंने कैसे कैलकुलेट करी? दादा भाई नौरोजी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, कोई गणितज्ञ नहीं थे। इन्होंने अनुमान कैसे लगाया कि पूरे देश का कृषि का उत्पादन कितना हो रहा है। उन्होंने क्या अनुमान लगाया? पूरे देश का कृषि का उत्पादन पता किया और देश की जनसंख्या कितनी है उससे भाग लगाया, तो प्रति व्यक्ति आय आ गई। तो उस समय 1860 में प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति आय वार्षिक कहें हम, महीने की नहीं, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये। कितनी आय थी? 20 रुपये। महीने की कितनी हुई? लगभग 1.5 रुपये के आसपास। 1.5 रुपये में एक व्यक्ति जीवन चलाता था। 1 साल की थी, 1.5 रुपये में महीने में जीवन चलाता था, ठीक है। तो ये 1860 में पूरे साल भर का पैसा कितना होता था प्रति व्यक्ति के पास? 20 रुपये मात्र। और 20 रुपये से पहले 1 आना 2 आना बातें भी ऐसे करते थे, पैसे पैसे में बातें होती थी, है ना। तो इस तरीके से होता था, है ना। अब हम आ जाते हैं 1947 के बाद पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय गणना समिति बनाई गई। पीसी हिंदी में लिख दो, पीसी शॉर्ट में लिखते हैं ना, डी के नाम होता है, गोपाल कृष्ण जी के, है ना। तो पीसी महालनोबिस, है ना, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की गणना समिति बनाई गई। राष्ट्रीय आय गणना समिति बनाई गई। राष्ट्रीय आय की गणना में प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय, $246.9 या इसको कह सकते हैं 247 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी। स्वतंत्रता के बाद एक समिति बनाई गई। ठीक है, तो ये अनुमान लग गया कि पहले कितनी आय थी, आज कितनी आय है, उस तरीके से अपने को देखना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आगे बढ़ जाए, मिटा दूँ ये।
अब आ जाते हैं, इसमें एक टेक्निकल टर्म आती है जीडीपी। जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी, जीडीपी क्या चीज़ होती है? इसकी हिंदी करेंगे तो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली टर्म है जिसको हम कहते हैं जीडीपी। अब हम ये देखेंगे कि जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हिंदी में क्या कह रहे हैं ये समझ में आ गया? जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद, और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन अब हम लिखेंगे, किसी देश की जीडीपी जब हम निकालते हैं तो किसी देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा क्या होती है उसको हम देखेंगे, या इस सीमा को हम कह सकते हैं आर्थिक सीमा। के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब इसके सारे पॉइंट्स हम समझेंगे। के अंदर, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, एक वर्ष में दो तीन पॉइंट आए हैं इसमें। पहला पॉइंट, हम जीडीपी की गणना क्या करते हैं? एक वर्ष के लिए करते हैं। पहला आएगा जीडीपी की गणना एक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। जीडीपी की गणना एक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। पहला मुद्दा, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो डेफिनेशन में जो जो मुद्दे आए हैं उनको लिखेंगे हम, फिर उसको समझेंगे और कैसे निकालते पूरी एक एक बात आपके समझ में आएगी। चाहो तो यहाँ डाल लो, चाहो तो नीचे लिख लो। ये चीज़ चाहो तो उसी में इंक्लूड कर दो, चाहो तो नीचे लिख लो। जीडीपी की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब इसके मुद्दे समझेंगे अपन। इसमें क्या क्या मुद्दे हैं? एक आया एक वित्तीय वर्ष, है ना। एक मुद्दा क्या आया है? एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? हाँ, तो जीडीपी आपकी एक वर्ष के लिए कैलकुलेट होगी। फिर उसके बाद मुद्दे आए हैं आपके घरेलू सीमा क्या होती है, आपको एक तो ये जानना है। दूसरा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये चीज़ें समझनी है। और दूसरा आपको ये समझना है, चाहे इस घरेलू सीमा के अंदर नागरिक रहता हो या कोई गैर नागरिक हो, जो भी उत्पादन हुआ है वो हमारा उत्पादन माना जाएगा। ठीक है, ये 2-3 मुद्दे समझने अपने को। डेफिनेशन हो गई क्या आपकी? अब इसके मुद्दे समझाऊंगी क्या क्या है, डेफिनेशन को गहराई से समझेंगे। जीडीपी, हमने जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेशन बनाई। डेफिनेशन में एक पॉइंट लिखा हमने, एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष। ये आपको पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक तो जीडीपी किसके लिए कैलकुलेट की जाएगी? एक वित्तीय वर्ष के लिए कैलकुलेट की जाएगी। दूसरा मुद्दा है इसमें आपकी वस्तुओं, अंतिम आगे आएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। आपको कभी भी डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसमें मेन मुद्दा क्या आया। इसमें एक मेन मुद्दा आया वित्तीय वर्ष, दूसरा मेन मुद्दा आया इसमें अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है? आप समझें कि अंतिम वस्तु कैसे हुई, जैसे गेहूं बना, ठीक है, गेहूं बिका, ठीक है, गेहूं बिक के उसका हमने आटा बनाया, ठीक है, फिर आटा बिका, फिर आटा बिक के रोटी बनी, रोटी होटल में बिकी, फिर जाके वो ख़त्म हुई, पेट में चली गई, है ना। तो अब गेहूं का मूल्य लगाएं कि रोटी का मूल्य लगाएं? गेहूं का मूल्य लगाया तो सपोज़ गेहूं 100 रुपये का था, ठीक, फिर इसका आटा बना तो ये आपके हो गया 120 रुपये का, माना कि। फिर अब 120 रुपये के आटे से आपके 50 रोटियां बन गई, ठीक है, और 50 रोटी का मूल्य है, प्रति रोटी का मूल्य है 10 रुपये, तो अंतिम मूल्य क्या आया? 150 रुपये, ठीक है। अब आप इस डेफिनेशन के अनुसार आपको क्या लेना है? अंतिम वस्तु का मूल्य लेना है, बाकी मूल्य 500 हो गया क्या? हाँ, 500 रुपये हो गए, ठीक है। 100 रुपये का गेहूं था, 120 रुपये का आटा बना, 50 रोटी बनी इसी आटे से, 10 रुपये प्रति रोटी का मूल्य है। अब आपके जितनी भी रोटियां बनी वो बिकी, उसका मूल्य कितना है? 500 रुपये। अब आपसे मैंने ये पूछा कि आप कौन से मूल्य को उत्पाद में जोड़ोगे? सभी को जोड़ोगे क्या, या अंतिम मूल्य को जोड़ोगे? अंतिम मूल्य को जोड़ेंगे। इन सभी को इसलिए नहीं जोड़ेंगे, इनको जोड़ते हैं तो क्या 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 आएगा? रोटी 500 रुपये, है ना, आटा आपके कितना का है? 120, 100, तो ये तो मूल्य कितना आया आपके? इसमें मूल्यों का रिपीटेड जुड़ाव हो रहा है, असल उत्पादन नहीं माना जाएगा इसको, असल उत्पादन अंतिम मूल्य को माना जाएगा। असल उत्पादन अंतिम मूल्य मतलब इस जीडीपी में, आपकी जीडीपी में क्या जोड़ा? आपके सिर्फ 500 रुपये आपकी जीडीपी है, अगर सिर्फ आपके देश में यही पैदा हुआ है तो। चलो ये गेहूं का एग्जांपल ले गया, क्या क्या माइनस, कुछ नहीं जुड़ेगा, 500 लेना अंतिम मूल्य, कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है, मैं तो जोड़ के बता रही हूं, ये तो गलत है, जोड़ना नहीं है। अंतिम मूल्य क्या है? 500 रुपये, कुछ जुड़ेगा नहीं। वो जीवीए के केस में आता है, माइनस करते जाते हैं, मूल्य संवर्धित कितना हुआ, मूल्य संवर्धन कितना हुआ, बीच में कुछ भी होगा, हम तो लास्ट वाली। हाँ देखो, अभी तक भी आपके दिमाग में कंसेप्ट गए नहीं है, ये तो एक एग्जांपल लिया, ठीक है। आप मानो आपके देश में वापस से शुरू करते हैं,
वापस से शुरू करते हैं। आपके देश में आपने गेहूं पैदा किए, ठीक है, गेहूं पैदा किए जो कितने के थे, 100 रुपए के थे, और देश में क्या पैदा हुआ, आलू, और कुछ भी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, अब जीडीपी निकालनी है अपने को। आलू पैदा हुए तो आलू का मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये, कितने किलो आलू आपने, 5 रुपये के हिसाब से कितने हुए आलू, कितने किलो आलू हुए, 10 किलो आलू आपने पैदा किए। ठीक है, ये मूल्य आया 50 रुपये। अब ये आलू आगे चिप्स में बदल गए, ये आलू क्या हो गए, सबके सब चिप्स बन गए, और चिप्स बन के आपके कितने पैकेट बने, 20 पैकेट, और प्रति पैकेट कितना है, 10 रुपये मूल्य, तो ये कितना मूल्य हुआ, 200 रुपये। अब मैं हमारे देश में, जिस देश की हम बात कर रहे हैं या किसी भी देश की बात कर रहे हैं, उसमें 2 ही चीज़ें पैदा हुई, आलू और गेहूं, और कुछ पैदा नहीं किया उसने, कोई उद्योग धंधे नहीं है, बस 2 ही चीज़ें पैदा करी उसने। तो अब इसकी जीडीपी क्या हुई, 500 रुपये तो गेहूं के और 200 रुपये चिप्स के, इसकी जीडीपी है 700 रुपये। आई क्या बात समझ में? अंतिम वाली चीज़ को लेंगे हम, बीच में वो कितना घूम रहा है, क्या कर रहा है, कितने में बिका, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो वो अंशंट कुछ भी जुड़ जाएगा। मैंने आपको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, वो असली उत्पादन तो हुआ ही नहीं ना। अंतिम जो उत्पादन हुआ उसका मूल्य निकालो सीधा। अब ये तो 2-3 चेन ली अपन ने, इसमें आप चेन मान लो, गेहूं किसान ने इसको बेचा, एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने इसको बेचा, तो इसको जोड़ते जाएंगे तो ये तो गेहूं का कितनी बार जुड़ जाएगा, 100 रुपये का गेहूं इसने 105 रुपये में बेचा, ये आगे बिका 120 में बिका, ये 130 में बिका, ये 140 में बिका, तो क्या 140, 130, 120, 105 इस 100 रुपये के गेहूं के लिए जोड़ते ही जाएंगी क्या? तो अपन को तो फाइनल निकालना, क्या फाइनल मूल्य क्या है इसका, फाइनल कहाँ बिका, बस जो फाइनल है वो आपकी जीडीपी हो जाएगा। अब एक जीडीपी में सिर्फ आपके देश में, अब ये तो एग्जाम्पल लिया है कि सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल है ना, कि आपके गेहूं आलू पैदा हुए तो हमने 2 को जोड़ा, गेहूं पैदा हुए, लोहा पैदा हुआ, आलू पैदा हुए, प्लास्टिक की चीज़ें बनी, तो ये कैसे निकाला जाता है, कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन कितना हुआ, मक्का का कितना हुआ, गेहूं का कितना हुआ, कृषि क्षेत्र का ये हो गया। द्वितीय क्षेत्र होता है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनका कुल उत्पादन निकाला जाता है, कुल अंतिम वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है, फिर उससे अनुमान लगाया जाता है जीडीपी। इतनी गहराई में मत जाओ, ये समझ में आ रहा है क्या, जीडीपी की ये डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या? सेवाएं क्या होती हैं, मान लो इसमें तीसरी चीज़ और भी दे देते हैं भाई, टीचर या डॉक्टर भी होता है। ठीक है, डॉक्टर सपोज 100 रुपये प्रति मरीज को देखता है ना, 100 रुपये प्रति मरीज को देखता है, और 1 महीने में 2 मरीज ही आए, 12 महीने में कितने मरीज आए उसके पास, 24, तो इसने कितने उत्पादन किया, 2400 रुपये। ये सेवाओं का मूल्य भी जोड़ा जाएगा, सेवाएं ऐसे जोड़ी जाती हैं। आगे की बात समझ में, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ के क्या निकाला जाएगा, जीडीपी निकाला जाएगा। ऐसे देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका अंतिम मूल्य जोड़ लिया गया और क्या निकाल लिया गया, जीडीपी। कौन निकालता है ये, सीएसओ, ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। सीएसओ इसका फुल फॉर्म आएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। शॉर्ट वाली चीज़ याद रखो, फिर उससे आप फुल फॉर्म बना लो। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था जीडीपी का, ये एग्जाम्पल मैं मिटा गई हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित जितनी भी गणनाएं होती हैं कौन करता है, सीएसओ।
ये क्वेश्चन आता है तो आपको CSO पे टिक करना है। एक वित्तीय वर्ष समझ में आ गया क्या GDP में? फिर अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। फिर आपके आ जाता है तीसरी चीज, घरेलू सीमा क्या होती है? क्या संगठन है पूरा, एक सांख्यिकी कार्यालय होता है, पूरा एक संगठन होता है। जैसे एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल होता होगा, बताएंगे आपको। संगठन है, इसमें बहुत से बंदे काम करते हैं, एक व्यक्ति काम नहीं करता है सिर्फ। प्रधानमंत्री नहीं है इसका संगठन का अध्यक्ष, सरकारी डिपार्टमेंट है ये, एक तरीके से पूरा संगठन है। जैसे आपका IT का एक डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना आयोग होते हैं, ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट है, ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो काम करता है। इसके पदाधिकारी समय समय पे बदले जाएंगे, है ना। पोस्टिंग एक तरीके से, ये आपके दिल्ली में रहता है। गणना है, सारी गणना है, ये गणना करना ही तो सिखा रहे हैं हम आपको, अभी आपको और सिखाएंगे, अभी डिटेल में अभी समझाएंगे। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया अंतिम वस्तु। अब वस्तुओं को 3 तरीके से बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, फिर प्राथमिक क्षेत्र में सामान्यतः क्या आएगा आपके? कृषि आएगा, या आपको जो सीधा प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं, है ना, खनन हो गया, खनिज हो गए, है ना, कृषि हो गए, कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई। तृतीय क्षेत्र में क्या आ गया? निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग धंधे, कंस्ट्रक्शन। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? होटल, सेवाएं, ये सारी चीज़ें, ये सेवाओं में आता है। इन क्षेत्रों को अनुमान लगाया जाता है कि कृषि क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, फिर आपका अनुमान लगाया जाता है कि उद्योग धंधों से कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, कैसे अनुमान लगाते हैं? आपको कर वगैरह भी तो मिलता है, आपकी राष्ट्रीय आय पर जो इनकम होती है, पर व्यक्ति इनकम, वो कहीं ना कहीं आप जमा भी तो कराते हो। जितनी नहीं तो अनुमान तो लगाते ही ना, इतना छुपाया होगा, इतना है, और ये सारी चीज़ें। बहुत से लोग नहीं देते हैं, तो सोचो 100 लोग इस देश में रहते हैं, ठीक, 100 लोग इस देश में रहते हैं, 20 लोग इनकम नहीं दे रहे, तो वो ये तो कह रहे हैं कि हमारी इनकम टैक्स के अंदर नहीं आती, हमारी 2.5 लाख है, तो इनकी 2.5 लाख मान ली हमने। बाकी भी तो बता रहे हैं ना कि आपकी इनकम कितनी है, बाकी कितने 80, अब ये बता रहे हैं हमारी इनकम 10 लाख है, 5 लाख है, तो ये अनुमान लग गया पूरे देश की इनकम का। अब ये इनकम कहाँ से आई? कृषि से आई क्या? उद्योग से आई क्या? ये इनकम आपके डॉक्टरी वगैरह से सेवाएं जो होती हैं, होटल व्यवसाय हो गया, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सेवाओं में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये इनकम कहाँ से आई? तो ऐसे इनकी गणनाएं की जाती हैं। फिर अनुमान कैसे लगाया जाता है? भाई आपके ये इनकम टैक्स वाली चीज़ हो गई, उसके अलावा जो आपकी जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, उन पर टैक्स लगता है। तो हमें ये पता लगता है कि उद्योग कौन कौन से हैं और कितना कमा रहे हैं, उन पर टैक्स लगता है। तो बहुत से तरीके अनुमान करने के। तो फिर बिक कितना आ रहा है, माल बाहर कितना आ रहा है, बाहर से अंदर कितना आ रहा है, आयात निर्यात कितना हो रहा है, उसके अनुसार आपका पूरी कैलकुलेशन ये डिपार्टमेंट करता रहता है, आंकड़े इकट्ठे करता रहता है, और उसके अनुसार आपको बताता है कि आप इस पोजीशन पर चल रहे हो। अभी हम क्या अनुमान लगाएं? विश्व की संगठन भी अनुमान लगाते रहते हैं। विश्व में जो संगठन है वो पहले से ही पूर्वानुमान लगा देते हैं। अच्छा, हमारे जो आंकड़े होते हैं, रिजर्व बैंक, आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये जो आंकड़े दे रहा है, या बजट में जो आंकड़े दे रहे हैं, वो तो पब्लिक में होते हैं, और पब्लिक से आज विश्व में भी चाहे कोई तो अनुमान लगा सकता है कि इनके क्या तेज़ी आ रही है, क्या मंदी आ रही है, और भविष्य में ये होगा, इनके कितना निवेश हो रहा है, और फ्यूचर में इनकी जो GDP है कितनी ग्रोथ से बढ़ेगी, है ना। तो इस तरीके से अनुमान लगाए जाते हैं। इतने सारे लोग हैं, जनसंख्या भी तो गिनी लेते हैं, जनसंख्या को भी तो गिनते ही हैं, इतने सारे लोगों की,
गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? तो घर घर जाके गिनते हैं, तो इनका भी घर घर जाके एक तरीके से टैक्स वगैरह का सिस्टम होता है, पैसों का सिस्टम होता है, पैसों को गिना जाएगा। सरकार तो आपकी हर जगह पे है भाई, छुपा गए हो लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो बताओगे। देश के सारे लोग थोड़ी छुपा के बैठे हैं, जो भी बताओगे उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है ना। फिलहाल हम ये तो हम दूसरी विषय से भटक गए, हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जीडीपी पे, है ना। जीडीपी की डेफिनेशन हमने क्या देखी? एक वित्तीय वर्ष, दूसरा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तीसरा घरेलू सीमा अब क्या होती है इसको हम देखेंगे। घरेलू सीमा क्या होती है बताएं भाई? एक तो आपकी भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा में और घरेलू सीमा में अंतर है। कैसे? भौगोलिक सीमा जैसे आपका जो देश है, ये देश बना ठीक है, ये सपोज आपका देश बना। अब इस देश में एक सीमा है जिसमें यहाँ पे क्या है? नेपाल, चीन। यहाँ वाली केस की सीमा, भौगोलिक सीमा आपके घरेलू सीमा को माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सीमा होती है, यहाँ क्या है? समुद्र है। तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल को घरेलू सीमा के अंदर माना जाता है। इस सीमा को क्या कहा जाता है? EEZ। EEZ कहा जाता है अनन्य आर्थिक जोन। इस 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत, इस 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत में भी आपका एक है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के अंदर सिर्फ हमारा देश ही काम कर सकता है, दूसरा देश आ ही नहीं सकता, ठीक है। मछली उत्पादन हो गया, मछली को पकड़ते हैं ना तट पे, या और कुछ भी चीज़ें हो गई, मछली हो गया, झींगा हो गया, या जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, जहाज जाके जो कुछ भी मिल रहा है ना। 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद 200 तक। 200 तक कोई क्या है? इस वाले एरिया में दूसरे देश के जहाज आ जा सकते हैं 200 तक। लेकिन इसमें अगर पेट्रोलियम मिला, कुछ खनिज मिले, तो वो हमारे। 12 नॉटिकल माइल तक तो दूसरा एंटर भी नहीं कर सकता, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल तक क्या कहा गया है कि अगर कुछ पेट्रोलियम मिल गया, खनिज मिल गया, या कुछ चीज़ें मिल गई, तो वो किसकी होगी? वो हमारी होगी। तो अब पेट्रोलियम मिल गया, खनिज मिल गया, तो हम क्या कह रहे हैं? 200 नॉटिकल माइल तक कुछ भी हमें मिला है तो वो किसका हो गया? घरेलू सीमा का उत्पादन हो गया वो। तो घरेलू सीमा समझ में आ रही है क्या? एक तो क्या है, ये वाली घरेलू सीमा है, यहाँ पाकिस्तान है, तो यहाँ तो ठीक है, पाकिस्तान का पाकिस्तान में होगा, इंडिया का इंडिया में होगा। लेकिन यहाँ के केस में क्या होगा? 200 नॉटिकल माइल। कुछ किताबों में 12 नॉटिकल माइल दिया हुआ है, जबकि कुछ किताबों में 200 दिया हुआ है। 200 इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें पेट्रोलियम मिल रहा है, वो हमारा है, तो इसलिए 200 ही होना चाहिए, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल क्यों होगा? क्योंकि अगर इसमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो हमारा है। 200 नॉटिकल माइल में जहाज आ जा सकते हैं दूसरे देशों के, लेकिन इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर कुछ उत्पादन हो गया, इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है आप लोगों का ध्यान भटक रहा है ना। घरेलू सीमा, घरेलू सीमा के अलावा चलो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, 200 नॉटिकल माइल,
200 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.8 किलोमीटर तक कन्वर्ट करें तो। 200 नहीं, 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल 1.8 होता है, 200 नॉटिकल माइल इसकी घरेलू सीमा होती है ना? हाँ, ये आपके इंटरनेशनल में आएगा ना फिर। शाहबाद खान है ना शायद। चलो, नहीं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करके बाद में छोड़ देनी है सारी चीज़ें। चलो हम आगे की बात करते हैं। घरेलू सीमा। घरेलू सीमा के बाद इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा? एक वित्तीय वर्ष, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, घरेलू सीमा आ गया, और साथ में नागरिक एवं गैर नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन। शरीफ है? शाहबाज शरीफ। पहले था ना नवाज शरीफ, इमरान खान आया, फिर अभी आया है शाहबाज शरीफ। शरीफ ध्यान रख लो। इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं।